हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल पीएमजे सर। हम लोग क्लास 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से वेव ऑप्टिक्स चैप्टर के टेक्सचुअल अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक खत्म कर दिया हुआ है। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 17 नाउ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 17 से। अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट इज इंसिडेंट ऑन टू पोलरॉइड्स। ठीक है, द एक्सिस ऑफ द फर्स्ट पोलरॉइड मेक्स एन एंगल ऑफ 50 degree with the vertical and the axis of second polaroid is horizontal. What is the intensity of the light after it has passed through the second polaroid? तो यहाँ से एक मान लेते हैं, यहाँ से एक लाइट आ रही है, अनपोलराइज लाइट है ये, जिसकी इंटेंसिटी बुक में दी हुई है क्या, आई नॉट। ओके, तो ये अनपोलराइज है। अब ये हो क्या रहा है, ये एक पोलराइजर पे इंसिडेंट होती है। पोलराइजर ऐसे मान लेते हैं, यहाँ पर है कहीं पे। ओके, पोलराइजर के बाद, ये पोलराइजर पहला वाला है, पोलराइजर P1, इसके बाद जो लाइट आएगी, अब उसमें होता क्या है, पोलराइजर इसको पोलराइज कर देगा और इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो बन जाएगी आई नॉट डिवाइडेड बाई 2। कहाँ से, मालूस लॉ से। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एज पर मालूस लॉ the intensity of the light after passing through the polaroid 1 is given by, तो पोलरॉइड 1 से पास होने के बाद उसकी इंटेंसिटी को लिख देते हैं I1 और उसकी इंटेंसिटी होती क्या है, उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। तो अगर शुरू में इंटेंसिटी I0 है तो अब ये बन जाएगी I0 बाई 2। तो पहले पोलराइजर से पास होने के बाद अब उसकी इंटेंसिटी बन गई है I0 डिवाइड बाई 2 और इसको कुछ नाम दे देंगे, इसको बोलेंगे I1। ओके, अब इसको पास होना है एक और पोलरॉइड से, तो यहाँ एक सेकेंड पोलरॉइड रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, द एक्सिस ऑफ द फर्स्ट पोलरॉइड्स मेक एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद द वर्टिकल। तो पहला पोलरॉइड वर्टिकल से 50 डिग्री पर है, तो इसको अब ऐसे सामने से अगर मैं ड्रॉ करूँ, ये चलो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। ठीक है, तो हमारा जो पोलरॉइड 1 है, the axis of the first polaroid makes an angle of 50 with vertical। तो ये वर्टिकल की लाइन है, यहां से 50 डिग्री, मतलब इधर से ऐसे मान लेते हैं, वर्टिकल से 50 डिग्रीज पर हमारा पहला पोलरॉइड है P1। ओके, विद द वर्टिकल एंड द एक्सिस ऑफ द सेकेंड पोलरॉइड इज हॉरिजॉन्टल, यानी कि दूसरा पोलरॉइड कहां पर है, तो दूसरा पोलरॉइड यहां रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, मतलब इधर P2। ओके, अब क्वेश्चन ये पूछा था, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट आफ्टर इट हैज पास थ्रू द सेकंड पोलरॉइड। अब ये बहुत आसान बन गया, पहला पोलरॉइड 50 डिग्रीज पर है, तो अब जो लाइट यहाँ से बाहर निकलने वाली है, सपोज इस फ्रेम के पीछे से एक लाइट आ रही है। ओके, तो अब पोलरॉइड 1 के बाद पास होने के बाद जो उसका वाइब्रेशन बनेगा वो इस प्लेन में आ जाएगा, क्योंकि वो अपने एक्सिस के अराउंड उसको पोलराइज कर देगा। अब ये यहाँ से आ रहा है, उसको ये दिखेगा और उसकी इंटेंसिटी भी पता है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, I0 डिवाइडेड बाई 2, या तो I1 उसकी इंटेंसिटी है। अब ये पोलरॉइड से जो लाइट आ रही है वो पोलराइज है, इसके सामने अब इसको एक सेकेंड पोलरॉइड दिखता है जो ऐसे रखा हुआ है, और जिसके बीच में एंगल देखेंगे तो एंगल यहाँ कितना मिलेगा, ये 50 डिग्रीज है, तो ये कितना मिला, 40 मिला। यानी कि हमारी पोलराइज लाइट के लिए जो सेकेंड पोलराइजर है उसके बीच में एंगल उसको दिख रहा है 40 डिग्रीज। तो अब सेकेंड वाले से पास होने के बाद जो उसकी इंटेंसिटी बनेगी वो ये है, after passing through second polaroid उसकी इंटेंसिटी I2 लिखेंगे, जो है I1 cos स्क्वायर थीटा। मतलब इन दोनों पोलराइड के बीच में एंगल क्या है, तो एंगल है कितना, 40 डिग्रीज है। तो बस यहाँ पे क्या लिख देंगे, थीटा की जगह पे 40 लिख देंगे, और I1 की वैल्यू हमने ऊपर लिखी हुई है क्या है, I0 डिवाइड बाई 2। तो इसकी जगह लिखेंगे I0 डिवाइडेड बाई 2 और इसकी जगह पे लिख देंगे कॉस स्क्वायर 40। यही होगा फाइनल इंटेंसिटी और यही हमारा आंसर भी है। ओके, अब एक फाइनल देख लो कि इसको कैसे याद रखना है। पोलराइजर, ऐसे दो पोलराइड वाले क्वेश्चंस मिले तो कोई भी एक लाइट हो, किसी भी इंटेंसिटी का हो, जब वो इंसिडेंट होगा किसी भी पोलराइजर पर, पोलरॉइड पर, तो उसकी इंटेंसिटी बन जाएगी हाफ।
तो हमारे क्वेश्चन में क्या था, आई नॉट इंटेंसिटी थी, पहले पोलराइजर के ऊपर जाने के बाद उसकी इंटेंसिटी बन गई हाफ। ओके, अब मान लेते हैं कि सेकेंड पोलराइजर का एंगल भी वही था, जैसे ये अगर इस तरफ इसका एक्सिस रहा होता और इसका भी एक्सिस ऐसा ही रहता सीधे, तो दोनों अगर एक ही लाइन में अलाइन होते तो इसके बीच में एंगल क्या होता, 0। और अगर ये 0 होता तो हमारा ये फॉर्मूला क्या बनता, I2 इज इक्वल्स टू I1 कॉस स्क्वायर 0। कॉस 0 क्या होता है, 1। तो ये आंसर निकल जाता है यहाँ से। मतलब सेकेंड इंटेंसिटी भी फर्स्ट इंटेंसिटी के बराबर होता, कब, जब भी तुम्हारा दूसरा पोलरॉइड और पहला पोलरॉइड का एक्सिस सेम होता। पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये टर्न हुआ है, डायग्राम से हमने समझ लिया है 40 डिग्री से टर्न हुआ, तो जितने भी एंगल से टर्न हो बस यहाँ पे क्या करो, वो एंगल लिख दो, वो तुमको नई वाली इंटेंसिटी मिल जाएगी। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन 18। इन अ बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट द फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड इन अ फोकल प्लेन of the eyepiece at a distance of 1.2 मीटर from the slit। मतलब स्लिट से स्क्रीन का डिस्टेंस यानी कि कैपिटल डी दिया हुआ है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट बैंड एंड द 20th ब्राइट बैंड इज 0.4 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसको लिस्ट करूं, इंटरफ्रेंस पैटर्न देखो, हमको पता है, यहाँ पे अगर मैं स्क्रीन रख देता हूँ तो जो सेंटर में है ये ब्राइट बैंड होता है, ठीक है। अब यहाँ से, और चलो मान लेते हैं यहाँ पे कहीं स्लिट रखा हुआ है, तो यहाँ पे स्लिट है और यहाँ पर है स्क्रीन, इसकी जो डिस्टेंस होती है उसको लिखते हैं डी। तो डी की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 1.2 मीटर, ठीक है। अब आगे, द डिस्टेंस बिटवीन दी सेंट्रल ब्राइट बैंड एंड 20th ब्राइट बैंड इज 0.4। तो जो सेंटर वाला ब्राइट बैंड है और यहाँ पे कहीं पे एक और ब्राइट बैंड है, कौन सा, 20 नंबर वाला, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस वो कितना दिया हुआ है, 0.4 सेंटीमीटर दिया है। मतलब बेसिकली है क्या, ये ब्राइट बैंड के बाद क्या बना होगा, डार्क बैंड, फिर एक ब्राइट बैंड। ओके, तो अगर इसको मैं 0 मान लेता हूँ इस वाले को, तो ये 0 है, ये डार्क है, फिर ये पहला ब्राइट बैंड हो गया, फिर ऐसे ही एक दूसरा ब्राइट बैंड आएगा, तीसरा ब्राइट बैंड आएगा, और ऐसे ही 20th ब्राइट बैंड आएगा। और दो ब्राइट बैंड के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ। तो बेसिकली हमारे पास 20 टाइम्स द फ्रिंज विड्थ दिया हुआ है। ओके, तो अगर मैं ब्राइट बैंड के हिसाब से लिखूं तो ये y20 दिया हुआ है, कितना है ये, 0.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 20 बैंड, दैट इज 20 ब्राइट बैंड के बीच का डिस्टेंस 0.4 सेंटीमीटर है। तो एक का डिस्टेंस क्या होगा, तो उसको फ्रिंज विड्थ लिख देते हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये होगा क्या, y20 को 20 से डिवाइड कर लो, तो इट इज 0.4 डिवाइडेड बाई 20। अब ये 0.4 सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, तो 0.4 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई 20 बन गया। एक 0 आगे बढ़ाऊंगा मैं, 4 कर दूंगा इसको, ये बन जाएगा 200। 4 1 4 5 50 1/50 10⁻⁻, और इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻⁻4 मीटर, ठीक है। देखो ये एक 0 मैं ऊपर दूंगा, -3 बन जाएगा। 1/5 होता है 0.2, तो 0.2 10⁻³ 0.2 को अगर 2 लिखूंगा तो ये बन जाएगा -4। ओके, चलो यहाँ तक हो गया है। अब आगे, when a convex lens is placed between the biprism and the eyepiece 90 सेंटीमीटर from the eyepiece। एक टेलीस्कोप में देखें या एक माइक्रोस्कोप में देखें, तो जहाँ से हम इमेज फॉर्मेशन देख रहे हैं वही है आईपीस हमारा, यानी कि यहाँ से डिस्टेंस, तो 90 सेंटीमीटर यहाँ से, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेजेस आर फाउंड टू बी 0.9 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो केस यूज हो रहा है वो है बाइप्रिज्म के लिए जो कॉन्जुगेट फोकाई मेथड यूज करते हैं। एक बार हमें मैग्नीफाइड इमेज मिलता है, एक बार हमें डिमिनिश इमेज मिलता है, बस वही सब है यहाँ पे। तो पहले इसको मैं ब्रेक कर लूँगा। यहाँ पे होता क्या है, ये पूरा डिस्टेंस 1.2 मीटर है। अब आगे 90 सेंटीमीटर फ्रॉम दी आईपीस, मतलब यहाँ से 90 सेंटीमीटर पे, इधर यहाँ से 90 सेंटीमीटर पे क्या रखा है, एक लेंस रखा है।
ठीक है, तो ये एक डिस्टेंस बन जाएगा, ये एक डिस्टेंस बन जाएगा। अब इसे 90 है तो अब बच गया क्या, वो 30। अब ध्यान से देखो, ये वाला डिस्टेंस, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ स्क्रीन पे इमेज बन रही है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या हो गई 30, तो उसको मान लेते हैं u। इमेज की डिस्टेंस क्या हो गई 90, तो उसको ले लेते हैं v। ठीक है, अब आगे, वर्चुअल इमेजेस आर फाउंड टू बी, अब जो वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे बन रहा है उनके बीच का डिस्टेंस है 0.9 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ स्क्रीन पे जो इमेज बनते हैं उसका डिस्टेंस है 0.9, तो उसको मैं लिखूंगा d1, ये है 0.9 सेंटीमीटर। तो अगर बाइप्रिज्म का डायग्राम याद है, थोड़ा बाइप्रिज्म का डायग्राम देखो, ऐसा था, यहाँ पे 2 पॉइंट्स होते हैं, यहाँ हमारा लेंस होता है, ठीक है, यहाँ हमारा स्क्रीन लगा होता है, 2 लाइन ड्रॉ करनी होती है सीधे, और एक लाइन ड्रॉ करनी होती है ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर की लाइन सीधे चली जाती है, ठीक है, ये वाली लाइन ऑप्टिकल सेंटर वाली ये सीधे चली जाएगी। और इमेज फॉर्मेशन कैसे दिखाते हैं, इस लाइन को यहाँ बेंड करेंगे और इस लाइन को यहाँ बेंड करेंगे। तो हमारा जो केस है वो यही है, ऑब्जेक्ट लेंस से लेके ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट एक्ट कर रहा है, ये है अपना सोर्स S1 S2, जिसके बीच के डिस्टेंस को लिखेंगे d। स्क्रीन पे जो बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक, उसको नाम दिया है हमने d1। इस केस में डिस्टेंस मैंने क्या बोला है, 30 इधर है, 90 इधर है। ओके, दिस इज द सिचुएशन। कॉन्वेक्स लेंस का इमेज फॉर्मेशन के लिए कोई भी फॉर्मूला यूज कर लूँ तो इट इज व्हाट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपॉन इमेज डिस्टेंस इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज अपॉन इमेज साइज। So it is object distance upon image distance equals to object size upon image size। ठीक है, अब वैल्यूज देखो, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, ऑब्जेक्ट कितने दूर पर है 30 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय इमेज कितने डिस्टेंस पर है 90 सेंटीमीटर पे, इक्वल टू ऑब्जेक्ट का साइज क्या है d और इमेज का साइज क्या है d1। तो हम लोग बेसिकली यहाँ से ढूंढ क्या रहे हैं, d ढूंढ रहे हैं। उससे पहले यहाँ पे देखो कैंसिल कर लो, 0 0 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 3 जा, ये 1/3 हो गया। हम ढूंढ रहे थे d, तो d का फॉर्मूला क्या बन गया d1, ये d1 चला गया ऊपर, d1 डिवाइड बाई 3। अब d1 की वैल्यू कितनी है 0.9 सेंटीमीटर है, तो d बन गया d इज इक्वल्स टू 0.9 डिवाइडेड बाई 3। 0.9 बाई 3 क्या बन जाएगा 0.3 सेंटीमीटर। इसको मीटर में लिखना है तो क्या लिख देंगे हम लोग 0.3 10⁻⁻² मीटर, या और फ्रेम करेंगे तो 3 10⁻³ मीटर। ये बन गया हमारा d। और d हमें चाहिए क्यों, क्योंकि हम फाइनली ढूंढ रहे हैं क्या, यहाँ पर वेवलेंथ ढूंढ रहे हैं, दैट इज लैम्डा ढूंढ रहे हैं हम लोग यहाँ पे। और लैम्डा के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो फ्रिंज विड्थ वाला, लैम्डा d बाई डी का फॉर्मूला यूज करेंगे और हमारा आंसर निकाल। तो जो फ्रिंज विड्थ वाला हमारा फॉर्मूला होता है w, वो होता है लैम्डा d बाई डी। ओके, इसमें से ढूंढना है हमको लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू बन जाएगी w d बाई डी। ऑलराइट, तो लैम्डा इक्वल टू w की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये इधर है 2 10⁻⁴, तो 2 10⁻⁴, स्मॉल d हमने नीचे ढूंढा हुआ है 3 10⁻³ डिवाइडेड बाय कैपिटल D हमको दिया है 1.2 मीटर। ओके, ऊपर क्या बन गया ये 3 और 2 6 डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू, ये -3 है -4 है, ये बन गया 10⁻⁷ मीटर। 6 को 1.2 से डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5, तो इट इज 5 10⁻⁷ मीटर। ये 3 डेसिमल्स यहाँ पर बढ़ाएंगे, मतलब इसको लिख देंगे 5000, तो ये बन जाएगा 10⁻⁻10 मीटर, और 10⁻10 मीटर होता है एंगस्ट्रॉन्ग यूनिट, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा ये 5000 एंगस्ट्रॉन्ग यूनिट। ओके, ये है हमारा आंसर। अब बाइप्रिज्म का इस चैप्टर में एक ही क्वेश्चन है जो ये है, तो अगर बाइप्रिज्म ध्यान से पढ़ना है तो
ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तुमको बाइप्रिज्म का आइडिया हो जाएगा। और इसमें भी जो डेटा दिया हुआ था वो सिर्फ मैग्नीफाइड इमेज के लिए दिया हुआ था, वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज। ये डिमिनिश्ड इमेज के लिए भी हो सकता है। उसमें होगा क्या, ये लेंस शिफ्ट होके थोड़ा आगे चला जाएगा, ये जो लेंस यहाँ पर है वो ऑलमोस्ट यहाँ चला जाता है, और डायग्राम बनाने के लिए ये आगे, ये ऐसे छोटा इमेज बनेगा यहाँ पे ऐसा। ऑलराइट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इन फ्रंट ऑफ अ डिफ्रैक्शन बाय अ नैरो स्लिट द स्क्रीन इज प्लेस अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। तो स्क्रीन का डिस्टेंस 2 मीटर है, यहाँ पे लिखो स्क्रीन का डिस्टेंस। आगे, फ्रॉम अ लेंस टू ऑब्टेन द डिफ्रैक्शन पैटर्न इफ द स्लिट विड्थ इज, जो स्लिट का विड्थ है मतलब यहाँ ए लिखा जाता है उसको, ए है 0.2 mm, तो 0.2 mm है। अब इसको अगर mm को मीटर करेंगे तो -3 होता है, इसको एडजस्ट करेंगे तो ये -4 हो जाएगा, 2 × 10⁻⁴ मीटर। आगे, एंड द फर्स्ट मिनिमम 5 mm ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम। तो सेंट्रल मैक्सिमम के दोनों तरफ, तो अगर मैं यहाँ फिर से डिफ्रैक्शन पैटर्न का डायग्राम दिखाऊं, ये हमारी लाइन होती है सेंटर से, यहाँ पे बनता है मैक्सिमा। अगर डिफ्रैक्शन पैटर्न बताएंगे तो ये डिफ्रैक्शन पैटर्न देखो ऐसा बनता है, यहाँ मिनिमा होता है, यहाँ मैक्सिमा होता है, फिर यहाँ मिनिमा होता है, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, और ये ऐसे चलता जाता है स्क्रीन पे, इस तरह का पैटर्न बनता है। तो क्वेश्चन में ये बोला हुआ है द फर्स्ट मिनिमम इज 5 mm ऑन आइदर साइड, यानी कि जो मैक्सिमा से जो पहला मिनिमा बना है, यानी कि यहाँ तक का डिस्टेंस, ये कितना है, ये 5 mm है, 5 mm है ऑन आइदर साइड। अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं ये दोनों मिनिमा देखूं तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये हो गया विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये पूरा विड्थ लेना पड़ेगा। पूरा विड्थ कितना हो जाएगा, 5 mm, 5 mm यानी कि 10 mm। कब, जब मैं विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा यूज करूंगा तब। अब दूसरा तरीका ये होता है कि हम लोग फ्रिंज वाला जो हमारा रेगुलर फॉर्मूला है वो यूज कर सकते हैं, कि सेंटर से जो डार्क बैंड बनता है, पहला डार्क बैंड, ये मिनिमा है, तो पहला डार्क बैंड बनने के लिए जो डिस्टेंस है वो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली आई कैन यूज बोथ दी लॉजिक्स ओवर हियर टू सॉल्व इट। अब ढूंढना क्या था, यहाँ से ढूंढना था मुझे लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू मुझे ढूंढनी। ओके, अब अगर मैं सेंट्रल विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा यूज करूं तो विड्थ का फॉर्मूला होता है 2 लैम्डा डी बाई ए। ओके, अब विड्थ मैंने बोला है कितना लेना पड़ेगा अपने को, 5 mm इधर, 5 mm इधर, यानी कि 10 mm लेना पड़ेगा। तो विड्थ की वैल्यू कितनी है, 10 mm है। फिर से इसको मीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 है, 10⁻³ मीटर है, ये बन जाएगा 10⁻² मीटर। तो विड्थ की जगह लिखूंगा मैं 10⁻² इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा, तो मालूम नहीं है, डी की वैल्यू क्या है 2, डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू क्या है 2 × 10⁻⁴। ओके, अब ये 2 और ये 2 हो गया कैंसिल, क्या बच गया यहाँ पे, एक 2 बच गया है, तो 10⁻² है, इस 2 को नीचे भेज दो यहाँ पे, ये जो 10⁻⁴ है इसको ऊपर भेजो यहाँ, तो ये बना 10⁻⁴। ठीक है, अब राइट साइड में क्या बचा, खाली लैम्डा बच गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये बन गया 1/2 × 10⁻⁴, 10⁻², कितना बन गया 10⁻�6। ठीक है, अब 1/2 होता क्या है, 1/2 होता है 0.5, तो 0.5 × 10⁻�6 मीटर। इसको अगर एंगस्ट्रॉन्ग में लिखना है तो इसको लिख देंगे, ये 4 आगे ले लेंगे, 5000 कर देंगे इसको, तो 5000 10⁻10 मीटर। और 10⁻10 मीटर क्या होता है, एंगस्ट्रॉन्ग यूनिट होता है। तो इट इज 5000 एंगस्ट्रॉन्ग यूनिट, ये है हमारा आंसर। ये एक तरीका है। ओके, और अगर हमें ये फ्रिंज वाला मेथड यूज करना है कि सेंटर से डार्क बैंड का डिस्टेंस क्या होता है, तो मुझे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा y इज इक्वल्स टू n लैम्डा डी बाई ए। ओके, और इस केस में ये फर्स्ट डार्क बैंड है, ये डार्क बैंड के लिए यूज होता है, तो फर्स्ट डार्क बैंड है, इसलिए यहाँ पे n की वैल्यू क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, तो ये लैम्डा डी बाई ए करके आ जाएगा, और इससे हमारा आंसर आएगा।
ओके, तो बात वही है, यहाँ पे ऑब्वियसली क्या है, सिंगल डिस्टेंस लेंगे, 5 mm लेंगे, यहाँ पे 5 mm सॉल्व करोगे। अब यहाँ पे मैंने डबल लिया था, इसीलिए यहाँ पे देखो 10 mm लिया था मैंने, ठीक है, यहाँ 2 आया है तो यहाँ पे डबल ही हो गया है, तो एक ही बात है। तो आइदर यू विल रिमेंबर दिस फॉर सॉल्विंग इट और दिस, एनीथिंग। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 20 में क्या है, द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम वन ऑफ द स्लेट इन यंग्स एक्सपेरिमेंट इज ट्वाइस द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम द अदर स्लेट। मतलब एक इंटेंसिटी दूसरे का डबल है। तो अगर इसको अभी मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा कि एक की इंटेंसिटी क्या है, 2 टाइम्स ऑफ द सेकेंड, ये मिल जाएगा। तो उसको रेशियो में लिख सकते हैं, I1/I2 इज इक्वल टू 2/1। अब आगे, what will be the approximate ratio of the intensities of the bright and dark fringes in the resulting interference pattern। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये हमें I मैक्सिमम और I मिनिमम का रेशियो ढूंढना है, I मैक्स अपॉन I मिनिमम। ओके, अब इसका जो फॉर्मूला है वो मैं पहले ही लिख देता हूँ। I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम होता है एम्पलीट्यूड्स, तो इट इज A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। एक बार एडिशन, एक बार सब्ट्रैक्शन और उसका होल स्क्वायर। यहाँ हम E भी लिख सकते हैं। ओके, तो सिंपल में क्या है, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ये हमको पता है। तो वहीं से मैक्सिमा मिनिमा का फॉर्मूला बनता है। तो अब यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। तो ये है I1, ये I2 को इसके नीचे लेके चले जाओ, तो I2 इज इक्वल्स टू, राइट साइड में बच गया 2/1। तो I1 अपॉन I2 क्या है, 2/1। अब इसी से, क्योंकि हमको पता है इंटेंसिटी क्या होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, यानी कि I1 की जगह पे क्या लिख देंगे, A1 का स्क्वायर, इसकी जगह पे लिख देंगे A2 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या है 2/1। ठीक है, तो इसकी जगह पे अब मैं क्या लिखने वाला हूँ, तो फिर A1/2 क्या हो गया, दोनों तरफ की रूट ले लो, 2 की जगह लिख देंगे √2 डिवाइड बाई, यानी कि A1/2 की वैल्यू क्या है, √2/1 है। अब आ जाओ इधर, इधर क्या हो गया, ये इसको अब आगे सॉल्व करेंगे ये वाला, क्योंकि फॉर्मूला यही है, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। अब A1 है क्या, यहाँ से देख लो, तो ये 1 इसको मल्टीप्लाई होगा। A1 की वैल्यू क्या है, √2 टाइम्स ऑफ A2 है, तो A1 की जगह पे लिखेंगे √2 A2 प्लस A2 डिवाइड बाय √2 A2 माइनस A2। इसका क्या होने वाला है, स्क्वायर होने वाला है, ये स्क्वायर है। ऑलराइट, नेक्स्ट स्टेप देख के आ रहा है, यहाँ से A2 और A2 कॉमन निकलेगा, तो ऊपर क्या बचा, खाली ऊपर बच गया अपने पास √2 प्लस 1, नीचे बच गया √2 माइनस 1, और इसका करना है अपने को स्क्वायर। ठीक है, अब √2 की वैल्यू है क्या, 1.414 प्लस 1 अपॉन 1.414 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके आगे देखो, 1.414 में 1 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 2.414 डिवाइडेड बाय, इसमें से 1 माइनस कर लेंगे तो ये बन जाएगा 0.414 का होल स्क्वायर। ओके, अब इसको पूरे को सॉल्व करना है। तो अगर मैं लॉग अप्लाई कर लूँ यहाँ पे, तो ये क्या बनने वाला है, एंटी लॉग ऑफ, ये स्क्वायर है तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लॉग 2.414 माइनस लॉग 0.414। ठीक है, तो अब सारा ये लॉग वैल्यूज पुट कर लेते हैं, एंटी लॉग ऑफ 2 इन द ब्रैकेट। अब ये 2.414 में क्या करेंगे, डेसिमल से पहले एक डिजिट है तो इसको लिखेंगे 0. लॉग किसका देखेंगे, 24 का 1 में 4, ये आएगा 3827, तो ये यहाँ पे लिख देंगे 38 माइनस। अब यहाँ पे देखो 0.0 मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आने वाला है बार 1 पॉइंट। अब क्या देखना है, 41 का 4 में, ये है 6170, तो इट इज 6170। ठीक है, अब करेंगे क्या, इसको पहले माइनस करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर एंटी लॉग निकालेंगे, तो आएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट स्टेप विल बी एंटी लॉग ऑफ 2। अब ब्रैकेट डाल देता है, क्या करना है अपने को, माइनस करना है, तो 7 माइनस 0 7 हो गया, 2 माइनस 7 ये होगा नहीं,
तो 8 की जगह बन जाएगा 7, ये हो गया 12, 12 माइनस 7 हो गया 5। अब यहाँ पर है 7, 7 माइनस 1 हो गया 6। इधर देख लो ये 3 है और यहाँ पर है 6, तो 3 में से 6 जाएगा नहीं, तो इस 0 को क्या बनाएंगे, -1 बनाएंगे। ओके, तो इसमें से एक बोरो किया, ये -1 हो गया, ये बन गया 13। अब 13 में से 6 निकालोगे तो बच जाएगा 7 पॉइंट। अब डेसिमल के पहले क्या है यहाँ पर, ये -1 है, -1 और माइनस ऑफ -1, तो इसको अगर ऐसे लिखूं मैं तो देखो ये होता है -1, ये पहला वाला, माइनस ऑफ -1 है, तो माइनस ऑफ -1, ये बना -1 माइनस माइनस हो गया +1, ये क्या आ गया 0। तो ये आंसर क्या देगा अपने को, ये देगा हमको 0। ठीक है, अब इसका डबल कर लेंगे फिर एंटीलॉग निकालेंगे, तो इसका डबल होगा क्या, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5314। ओके, इसका एंटीलॉग ले लेंगे, यही है हमारा आंसर। तो एंटीलॉग कैसे लेंगे, 0.53 का 1 में 4, ये आएगा 3399, तो इट इज 3399। अब ये 1 है तो डेसिमल आएगा 2 के बाद 33.99, इसको ऑब्वियसली अप्रॉक्सीमेट करके क्या लिख देंगे 34। ओके, तो ये है हमारा आंसर। रिमेंबर मैंने यहाँ पे बोला हुआ है ई के टर्म में भी एम्पलीट्यूड लिख सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला यूज किया है, इसलिए मैंने इसको ए के टर्म में लिखा है। ऑलराइट, so with this question I'll stop with this video over here. The remaining question will come in the next video.